आजादी का आंदोलन नहीं था। ये आर्य ब्राह्मणों के हमारे ऊपर वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन था। 54 साल के आजादी में उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने का कार्यक्रम किया। ये उनके अपने आजादी का आंदोलन था, वो इससे आजाद हुए। हम आजाद नहीं हुए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम आजाद नहीं हुए। आजादी हमारे लिए एक अफवाह है। आजादी हमारे लिए एक अफवाह है, परंतु ये बात जो मुझे समझ में आई कि आजादी हमारे लिए एक अफवाह है, ये हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को, लार्ज स्केल क्राउड को मालूम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर के सामने, प्राचीर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाता है और हर साल आजादी का बड़ा जश्न मनाया जाता है। तो इसलिए नहीं मनाया जाता कि ये देश आजाद हुआ, हम आजाद हुए, इसलिए नहीं मनाया जाता। या जो लोग आजाद हुए वो अपने आजादी का जश्न मनाना चाहते हैं, इसलिए भी वो जश्न नहीं होता। वो जश्न इसलिए होता है कि अगर वो जश्न लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाता टीवी के सामने, अगर वो ऐसा नहीं किया जाता तो ये मानने का आधार था। जब ये लाइव टेलीकास्ट होता है तो सारे देश में सारे लोग जो है अपना सारा काम धंधा छोड़कर वो कार्यक्रम देखते हैं कि हम आजाद हुए हैं। वो लोग देखते हैं हम आजाद हुए हैं। ये कार्यक्रम करने वाले जो लोग हैं उनको आशंका है कि कहीं जो आजाद नहीं हुए उनको ये एहसास न हो जाए कि वो आजाद ना हुए। जो आजाद नहीं हुए उनको कहीं एहसास ना हो कि वो आजाद नहीं हुए। आजादी का आंदोलन नहीं था। वह तो आर्य ब्राह्मणों के वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये उनके आजादी का आंदोलन था। साथियों, जब सब्जेक्ट के पैम्फलेट हमने डिजाइन किए, प्रिंट किए और लोगों में वितरित करना शुरू किया, लोगों ने वितरण करने का कार्य शुरू किया। बहुत से लोगों के हाथों में जब ये पैम्फलेट पहुंचा तो लोगों को बड़ा अजीब लगा। लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी और ये प्रतिक्रिया होने लगी कि वामसेप के लोग पता नहीं ऐसे विषय रखते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते। आजादी का आंदोलन नहीं था। लोगों की ये प्रतिक्रिया, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। ये हमारे लिए चिंतन का विषय है कि जो विषय हमने रखा वो कितना जरूरी था। ये इसका गवाह, ये इसका एविडेंस है। आजादी का आंदोलन नहीं था। ये आर्य ब्राह्मणों के हमारे ऊपर वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन था। 54 साल के आजादी में उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने का कार्यक्रम किया। ये उनके अपने आजादी का आंदोलन था, वो इससे आजाद हुए। हम आजाद नहीं हुए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम आजाद नहीं हुए।
आजादी हमारे लिए एक अफवाह है। आजादी हमारे लिए एक अफवाह है, परंतु ये बात जो मुझे समझ में आई कि आजादी हमारे लिए एक अफवाह है, ये हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को, लार्ज स्केल क्राउड को मालूम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर के सामने, प्राचीर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाता है और हर साल आजादी का बड़ा जश्न मनाया जाता है। तो इसलिए नहीं मनाया जाता कि ये देश आजाद हुआ, हम आजाद हुए, इसलिए नहीं मनाया जाता। या जो लोग आजाद हुए वो अपने आजादी का जश्न मनाना चाहते हैं, इसलिए भी वो जश्न नहीं होता। वो जश्न इसलिए होता है कि अगर वो जश्न लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाता टीवी के सामने, अगर वो ऐसा नहीं किया जाता तो ये मानने का आधार था। जब ये लाइव टेलीकास्ट होता है तो सारे देश में सारे लोग जो है अपना सारा काम धंधा छोड़कर वो कार्यक्रम देखते हैं कि हम आजाद हुए हैं। वो लोग देखते हैं हम आजाद हुए हैं। ये कार्यक्रम करने वाले जो लोग हैं उनको आशंका है कि कहीं जो आजाद नहीं हुए उनको ये एहसास न हो जाए कि वो आजाद ना हुए। जो आजाद नहीं हुए उनको कहीं एहसास ना हो कि वो आजाद नहीं हुए। अगर ऐसा एहसास हुआ तो वो अपने आजादी का आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये एहसास ना हो, इसलिए वो हर साल लाल किले के प्राचीर के सामने आजादी का बड़ा जश्न करते हैं, ताकि आप कहीं भूल ना जाए कि आप आजाद हुए। कहीं आप भूल न जाए कि आप आजाद हुए। अगर आप भूल गए कि आप आजाद हुए तो बहुत बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि अगर आप आजाद नहीं हुए, ऐसा आपको मालूम हुआ, तो उनके लिए बवाल खड़ा हो जाएगा। तो आपको, आप आजाद हुए इस बात का वो हर साल कार्यक्रम करके एहसास कराते रहते हैं कि आप आजाद हुए, आप आजाद हुए, आप आजाद हुए। साल आता है, आजाद हुए, उनको लगता है कि 11 महीने हो गए भाई, कहीं भूल न गए हो। 11 महीने बहुत समय होता है, कहीं भूल न गए हो। फिर याद देते हैं, हाँ भी आजाद हुए। फिर हमारे लोगों को साल भर वो चक्कर साला चलते रहता है, हाँ हाँ आजाद हुए। तो साथियों, ये जो विषय यहां चर्चा के लिए रखा गया है, ये कोई विषय, इधर जो हमारे पॉम्पलेट में जितने विषय है ना, ये विषय जो इस देश में आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए लोगों को तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार होने चाहिए। जैसा हम सोचते हैं, अगर लोगों का सोच हमारे जैसा सोच होगा तो हमारा अपना जो आंदोलन खड़ा होगा उसमें एक सोचने वालों का एक आंदोलन होता है। अगर हमारे लोग अलग सोचते और हम अलग सोचते तो फिर हमारा आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। हमारा सोचना और हमारे लोगों का सोचना एक जैसा होना चाहिए। अगर हमारा सोचना और हमारे लोगों का, हमारे समाज का सोचना अगर एक जैसा नहीं हुआ तो हमारा अपना आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। हमें अपने आजादी का आंदोलन खड़ा करना है। मैं नहीं मानता कि हम आजाद हुए, क्योंकि मैं तो यही मानता हूं कि आजादी हमारे लिए एक अफवाह है। आजादी से हम आजाद नहीं हुए, आजादी से हम
हम आजाद नहीं हुए। आजादी हमारे लिए एक अफवाह है। मैं दूसरे कार्यक्रमों में भी ये उदाहरण देता रहा कि आजादी से हम आजाद नहीं हुए। आजादी तो हमारे लिए एक अफवाह है। और ये बात सिद्ध करने के लिए मैं केवल 2 उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा, जिससे आपको ये एहसास हो, पता हो कि आजादी से हम आजाद नहीं हुए। साथियों, मुझे राजकोट में संविधान स्वर्ण जयंती के संदर्भ में जाने का मौका मिला। मार्च महीने का समय था, तो वहां कुछ लोग मुझे मिलने के लिए आए और मुझे पूछने लगे कि मेश्राम जी, हम आपको कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करना चाहते हैं। मैंने उनको पूछा कौन सा कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैंने पूछा कौन से लोगों का सामूहिक विवाह है। उन्होंने कहा शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग, जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के जो माँ बाप अपने बेटे और बेटियों की शादी नहीं लगा सकते, उनके लिए समाज ने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके हम एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। मैंने उनको पूछा, मैंने उनको बताया, जानकारी मिलते ही मैंने उनको बताया कि अगर ये शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं और इन लोगों के सामूहिक विवाह का आप कार्यक्रम कर रहे हो, तो मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं विलिंग नहीं हूं, मैं नहीं आने के लिए तैयार हूं। उन्होंने मुझे आग्रह किया कि आप ये बताना होगा, आप क्यों नहीं आना। मैंने उनको बताया कि गुलामी में आजादी के पहले देश 15 अगस्त 1947 को उनके दृष्टि से जो आजाद हुआ, उसके पहले हम गुलाम थे और गरीब थे। हम गुलाम थे और गरीब थे, फिर भी अपने बेटे और बेटियों की इज्जत से शादी करने लायक थे। आप लोगों को अखबारों में शायद पढ़ने के लिए मिलता होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो माँ बाप अपने बेटे बेटियों की शादी नहीं लगा सकते, उनके लिए सरकार ने प्रोविजन किया कि वो अपने बेटे और बेटियों की शादी कर सके। इसलिए सरकार उनको 2000, 3000 या 5000 रुपया देगी। आजादी के 54 साल बाद सरकारों ने प्रोविजन किया। आजादी के पहले हम गरीब थे, गुलाम थे, कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है कि उस समय सामूहिक विवाह होते थे, नहीं होते थे। लोग गुलाम थे, गरीब थे, फिर भी अपने बेटे और बेटियों की इज्जत से शादी लगाते थे। आजादी मिली, 5 साल हुए, 10 साल हुए, 25 साल हुए, 40 साल हुए, 50 साल हुए, 54 साल हुए। एक चमत्कार हो गया। जो आजादी के पहले गुलाम था, गरीब था, जो आजादी के पहले गुलाम था, गरीब था, फिर भी अपने बेटे और बेटियों की इज्जत से शादी करने लायक था, वो आजादी के 54 साल बाद अपने बेटे और बेटियों की शादी करने लायक ही नहीं रहा। अगर वो लायक रहा होता तो सामूहिक विवाह करने की जरूरत नहीं आन पड़ती। राज्य सरकारों को अपने बेटे बेटियों की शादी कराने के लिए मदद देने की प्लानिंग बनानी नहीं पड़ती। 54 साल बाद क्या सिद्ध करता है ये उदाहरण? आजादी से हम आजाद हुए, ये सिद्ध करता है? नहीं, आजादी से हम आजाद नहीं हुए। आजादी तो हमारे लिए एक अफवाह है, यही सिद्ध करता है। इस उदाहरण से बात सिद्ध हो जाती है, पर्याप्त रूप से सिद्ध होती है, परंतु फिर भी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। साथियों, पार्लियामेंट में ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से एक सवाल के जवाब में जानकारी दी गई कि देश में 20 करोड़ 44 लाख लोग कुपोषण के शिकार है। इसके बारे में
एक विषय की चर्चा में ये जानकारी आपको पहले बताई जा चुकी है। 20 करोड़ 44 लाख लोग कुपोषण के शिकार हैं। ये जानकारी सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में बताई गई। जब देश आजाद हुआ था 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। 54 साल आजादी को हुए, 18 करोड़ के 17 नहीं हुए, 18 करोड़ के 60 करोड़ हो गए। गरीबी रेखा खत्म नहीं हुई, गरीबी रेखा खत्म नहीं हुई और उसमें 20 करोड़ 44 लाख लोग कुपोषण के शिकार हुए। कुपोषण शब्द का बहुत सारे लोगों को, हमारे लोगों को अर्थ समझ में नहीं आता, अनपढ़ों को समझने की जरूरत नहीं है और हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ये मानकर चलते हैं कि ये किसी बीमारी का नाम रहा होगा। ये बीमारी का भी नाम नहीं है, ये भूखमरी शब्द का पर्याय शब्द है कुपोषण। सरकार कुपोषण शब्द का प्रयोग करती है, भूखमरी शब्द का प्रयोग नहीं करती। शब्दों का प्रयोग भी कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राजनीति का नियम कार्यरत होता है, नीति और रणनीति का नियम कार्यरत होता है। तो इस तरह से साथियों कि देश में बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा तो खत्म नहीं हुई। 20 करोड़ 44 लाख लोग कुपोषण के शिकार हुए, अर्थात भूखमरी के शिकार हुए और भीखमुरी के कगार पर उनको पहुंचा दिया गया। अंग्रेज भी हमारा इतना सत्यानाश नहीं कर सके। अंग्रेज भी हमारा इतना सत्यानाश नहीं कर पाए थे जितना सत्यानाश 54 साल की आजादी में हमारा हुआ। क्या सिद्ध होता है? आंकड़े स्वयं अपनी कहानी कहते हैं। आंकड़ों पर बहुत ज्यादा बृहद टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आंकड़े स्वयं अपनी कहानी कहते हैं। इससे केवल यही सिद्ध होता है कि आजादी से वो आजाद हुए, हम नहीं। आजादी से वो आजाद हुए, हम नहीं। आजादी तो हमारे लिए एक अफवाह है, यही सिद्ध होता है। यही वजह थी, यही कारण था। आजादी के आंदोलन में, आंदोलन चलते वक्त गांधी जी कहा करते थे, अंग्रेजों की सत्ता है, पावर उनके हाथ में है, पैसा उनके हाथ में है, देश आजाद होने दो, सरकार हमारी बनने दो, सत्ता हमारी आने दो। तो गांधी जी कहा करते थे क्या होगा? आखिरी आदमी का कल्याण होगा। पता नहीं साला वो आखिरी आदमी कहाँ गायब हो गया है, पता ही नहीं चल रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ये सारी बात जानते थे। वो समझते थे कि आजादी का आंदोलन नहीं है। वो ये जानते थे। आप लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को या महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय मराठी में जो अखबार चलाए थे, वैश्विक भारत के अखबार के एक एडिटोरियल टाइटल में, मैं सारा एडिटोरियल आपको बताना नहीं चाहता, उसका एविडेंस के तौर पर, गवाह के तौर पर आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है, उस एडिटोरियल का टाइटल है, केवल टाइटल बताता हूं, मराठी में जो लिखा हुआ है उसका हिंदी अनुवाद बताता हूं आपको। मराठी में उन्होंने कहा था, पारतंत्र्यामध्ये ज्यांच्या आम्हाला बाता सहन होत नाही, स्वातंत्र्यामध्ये त्यांच्या आम्हाला लाथा खाव्या लागणार। हिंदी में इसका अनुवाद है, गुलामी में जिनकी हम बातें सहन नहीं करते, आजादी में उनकी लाठें खानी होगी। ये टाइटल सारे एडिटोरियल में बहुत लंबी बातें लिखी है, मैं उन लंबी बातों में नहीं जाना चाहता। एक टाइटल, ये टाइटल अपने आप में यह सिद्ध करता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का आजादी के आंदोलन में यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। अगर वो विश्वास होता तो वो ऐसा नहीं लिखते। अगर उन्होंने ऐसा लिखा तो सिद्ध होता है उनका यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? कहा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको पूछा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल भी मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि गांधी जी, आप नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हो,
नैतिकता का बड़ा ढोल और ढोंग पीटते हो, इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, अन्यथा ये सवाल भी मैं पूछने वाला नहीं था। आप जो नैतिकता का ढोल पीटते हो, इस वजह से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। क्या सवाल पूछा उन्होंने सवाल पूछा, गांधी जी आप और आपके लोगों ने, आपके धर्मशास्त्रों ने, आपने हमें गुलाम बनाया, आपके धर्मशास्त्रों ने हमें गुलाम बनाया, आप लोगों ने हमें गुलाम बनाया, आप लोगों ने, आपके धर्मशास्त्रों ने हमें गुलाम बनाया, और आप अपने आजादी की बात कर रहे हो। आप लोगों ने गुलाम हमको बनाया और आप अपने आजादी की बात कर रहे हो। अरे पहले हमको आजाद करते, फिर अपने आजादी की बात करते। पहले हमको आजाद करते, फिर अपने आजादी की बात करते। अगर ऐसा करते तो नैतिक होता, क्योंकि आप बड़ी नैतिकता की बात करते हैं, बड़ा नैतिक होता। ये जो सवाल बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी बड़े चतुर थे। और वो चतुर क्यों थे? क्योंकि वो बनिया थे। बनिया बड़ा चतुर होता है। और ये जो बनिया शब्द बना है, ये कैसे बना है? बनाने वाला बनिया, जो लोगों तो बनाता है तो बनिया, बेवकूफ बनाता है उसको बनिया। ये शब्द बनने का भी कोई, शब्द का निर्माण जो होता है उसके पीछे भी कोई कारण होता है। शब्द अपने आप नहीं बनता, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है। गांधी जी बनिया थे। सौराष्ट्र में जब मैं गया तो मुझे एक जानकारी मिली, गांधी जी सौराष्ट्र के थे। सौराष्ट्र के लोग यहां है, वो जानते कि गांधी जी जो है, गांधी जी की जो जाति है वो मोंड, बनिया में एक मोंड नाम की, यहां सौराष्ट्र के लोग हैं, मोंड नाम की एक बनिया जाति है। तो सौराष्ट्र में एक कहावत है कि कोड सारों पर मोंड नहीं सारते। मुझे सौराष्ट्र के लोगों ने बताया। आप लोगों को उसका अनुवाद बताता हूं कि शरीर पर जो कोड होती है वो ठीक है, परंतु ये जो मोंड है ये ठीक नहीं है। गांधी जी उस मोंड बनिया जाति थे, जिसके लिए सौराष्ट्र के लोग ये कहते हैं। खाना मात्रा और उच्चारण जो है उसका कोई मीनिंग नहीं है भाई। अगर आप समझदार हो तो समझ लो। तो इस तरह से गांधी जी बनिया थे और उसमें एक और खतरनाक बात, वो बैरिस्टर थे, वाला डबल मामला। एक तो बनिया थे, उसमें बैरिस्टर थे। बनिया ही बहुत चतुर होता है, अनपढ़ और गवार भी बनिया जो है वो बहुत चतुर होता है, उसमें वो बैरिस्टर थे। बड़े चतुराई पूर्ण ढंग से गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के सवाल का जवाब दिया और कहा कि अम्बेडकर, मैं जब अंग्रेजों का गुलाम हूं भाई, मैं तुमको कैसे आजाद कर सकता हूं? जब मैं अंग्रेजों का गुलाम हूं तो मैं तुमको कैसे आजाद कर सकता हूं? पहले मैं आजाद हो जाऊं, फिर न मैं तुम्हारे आजादी के बारे में सोचूंगा, थोड़ा सहानुभूति पूर्वक सोचूंगा। बड़े ही चतुराई पूर्ण ढंग से गांधी जी ने जवाब दिया, परंतु ये जवाब महापंडित बाबा साहब अम्बेडकर के सामने टिकने वाला नहीं था। उन्होंने इस जवाब पर प्रति सवाल पूछा और पूछा कि गांधी जी आप अंग्रेजों के गुलाम हो और हम तुम्हारे गुलाम। आप अंग्रेजों के गुलाम हो, हम तुम्हारे गुलाम। इसका मतलब यह हुआ हम गुलामों के गुलाम। इसका मतलब यह हुआ हम गुलामों के गुलाम। अगर हम गुलामों के गुलाम हुए तो आप हमारे मालिक हुए। अगर आप हमारे मालिक हुए तो दुनिया के इतिहास में जो मालिक होता है वो अपने अधीनस्थ को आजाद करने का अधिकारी होता है। परंतु ऐसे नहीं हुआ, परंतु ऐसे नहीं हुआ। आजादी से वो आजाद हुए, आजादी से वो आजाद हुए, आजादी से वो आजाद हुए। उन्होंने अपनी आजादी
अपने आजादी के आंदोलन से हासिल की। 1942 को जब उन्होंने चले जाओ का नारा लगाया, गांधी जी ने 1942 को नारा लगाया, चले जाओ, वो गए, चले जाओ, क्विट इंडिया। अंग्रेजी में नारा था 1942 को क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। चर्चिल प्रधानमंत्री थे। चर्चिल ने गांधी जी को पूछा कि गांधी जी किसको चले जाने के लिए कह रहे हो? उन्होंने कहा अंग्रेजों को। तो क्यों कह रहे हो? आप विदेशी हो इसलिए चले जाओ, क्विट इंडिया, भारत छोड़ दो। तो चर्चिल ने धीरे से गांधी जी को कहा, गांधी जी आप भी तो विदेशी हो। चर्चिल बहुत बुद्धिमान आदमी था, बहुत चतुर था, गांधी जी से थोड़ा सा ज्यादा ही चतुर था। चर्चिल ने गांधी जी को कहा कि आप भी तो विदेशी हो, आपको याद है आपके जीवन में, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, चर्चिल ने गांधी जी को कहा कि आपके जीवन में रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंस है। साउथ अफ्रीका में जब आप थे, मैं थोड़ा आपको याद दिलाऊं, जब आप रेल के फर्स्ट क्लास में टिकट निकाल कर बैठे तो अंग्रेजों ने आपको सामान समेत उठाकर रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया। आपको याद है रेलवे और रेलवे स्टेशन का आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण महत्व। रेलवे स्टेशन पर जो रेल पहले आती है वो पहले चली जाती है। आपकी रेल 2-2.5 हजार साल पहले आई, हमारी तो 150 साल। तो आप छोड़ रहे, आप कह रहे हो भारत छोड़ो, कोई बात नहीं, हम छोड़ने के लिए तैयार है। आपकी जो गाड़ी है वो 2000 साल पहले आई है, तो रेलवे स्टेशन के नियम के अनुसार आपकी गाड़ी भगाओ आगे, हम आपके पीछे भगाते हैं, चलो दोनों छोड़ देते हैं। चर्चिल बहुत चतुर था, थोड़ा सा गांधी जी से चतुर था, मगर गांधी जी ने बड़ी चतुराईपूर्ण ढंग से चर्चिल को कहा, यह आजादी हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, वो उनके लिए मांग रहे हैं, हमारे लिए। गांधी जी ने जवाब दिया, ये आजादी हम अपने लिए नहीं मांग रहे, ये आजादी हम उन्हीं के लिए तो मांग रहे हैं। मगर गांधी जी ने जो चर्चिल को कहा, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा देश में हुआ नहीं। क्या हुआ? ये होने की बजाय क्या हुआ? मैं एक उदाहरण साउथ इंडिया के एक उदाहरण के साथ जोड़कर आपको समझाना चाहता हूं। आंदोलन चल रहा था, उस समय की बात है 1925 की। अंग्रेजों ने तमिलनाडु में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक कमेटी बनाई कि सरकार जो फैसिलिटी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को देती है, उसका फायदा बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कैसा हो रहा है, उसकी समीक्षा करने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी पर पेरियार रामास्वामी को एक मेंबर के तौर पर लिया गया। जब वो कमेटी कई किस्म के हॉस्टल्स और एजुकेशनल फैसिलिटी देखने के लिए गई तो एक हॉस्टल में उन्होंने देखा, एक ही हॉस्टल में बैकवर्ड क्लासेस के लोग और ब्राह्मण लोग रहते हैं। ब्राह्मणों का खाना ब्राह्मण रसोईया पकाता है और नॉन ब्राह्मण लोगों का खाना दूसरा रसोईया पकाता है। ये भेदभाव उन्होंने जब हॉस्टल में देखा तो पेरियार ने ऑब्जेक्शन लिया कि अगर आपको भेदभाव करना ही है तो सरकार के पैसे से तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने घर में करो, सरकार के पैसे से भेदभाव नहीं कर सकते, ये खत्म करना होगा। जब ये बात नहीं मानी गई, पेरियार ने आंदोलन शुरू कर दिया। जब पेरियार ने उस बात के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया, जातीय भेदभाव, अनटचेबिलिटी, इसके विरोध में जब आंदोलन शुरू कर दिया तो गांधी जी का टेलीग्राम पेरियार को गया और कहा कि पेरियार, ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। कौन सा कार्यक्रम? जातीय भेदभाव के विरोध में लड़ना, ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। ये गांधी जी ने कहा, रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं मैं, ये कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। जब ये टेलीग्राम पेरियार को मिला
तो पेरियार ने कहा अगर ये कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है तो मैं आज से अभी से मैं कांग्रेस में नहीं हूं। और 1925 को पेरियार ने कांग्रेस छोड़ दी। और जब उन्होंने छोड़ी तो पेरियार ने एक खास किस्म का शब्द प्रयोग किया था कि गांधी जी अगर इसी तरह का काम करते रहे तो देश में डेमोक्रेसी नहीं ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। देश में डेमोक्रेसी नहीं, देश में ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। एक नया शब्द उन्होंने निर्माण किया। ये बात उन्होंने 1925 को कही। पेरियार ने 1925 को जो बात कही, जब देश के पहले चुनाव में, संसदीय चुनाव में जब देश में चुनाव हुआ, 3% ब्राह्मणों को जवाहरलाल नेहरू ने 60% टिकटें दी और 56% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और देश के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ। देश के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ और इस तरह से देश पर ब्राह्मण राज की स्थापना हुई, ब्राह्मणोक्रेसी की स्थापना हुई। 1925 को पेरियार ने जो कहा वो गांधी जी ने सत्य साबित कर दिया और उसे सत्य पर अवतरित कर दिया। कितना दूर देखते थे पेरियार, कितना दूर देखते, कितना दूर का विजन था उनके पास। और इस तरह से ये जो ब्राह्मण राज की स्थापना हुई, ये सोचने का मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है। अगर हम थोड़ा सा और विस्तार से देखें, अगर हिस्टोरिकल विश्लेषण करें, इतिहास का आधार ले, अगर इतिहास के उदाहरणों का आधार लेकर यह सिद्ध करने का प्रयास करें कि किस तरह से आर्य ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आजादी के आंदोलन को इस्तेमाल किया, अपने आजादी के लिए इस्तेमाल किया। 1930 तक 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई और 1930 तक कांग्रेस के पास ये रिजोल्यूशन भी पास नहीं किया कि देश को आजादी मिलनी चाहिए। कितने लोगों को जानकारी है? सब लोगों को यही बताया जाता है ये आजादी का आंदोलन था। मैं आपको बताऊं, 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई और 1930 को रिजोल्यूशन पास हुआ। आजादी का 45 साल बाद, कांग्रेस की स्थापना के 45 साल बाद पहली बार ये रिजोल्यूशन पास हुआ आजादी का। 1930 में रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं, रिजोल्यूशन तक कांग्रेस ने आजादी का पास नहीं किया था एक कागज पर। अगर ये हिस्ट्री है, अगर ये इतिहास है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो निश्चित रूप से हमको ये इन सारी चीजों का विश्लेषण इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, इतिहास के संदर्भ में देखना होगा, समझना होगा। अगर ये देखा जाए, उदाहरण के लिए देखा जाए कि किस तरह से ये इतिहास दो ढंग से, दो तरीके से, एक तो गांधी जी भारत के राजनीति में आने के पहले, अगर ये देखा जाए तो 1916 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में आए। 1916 को गांधी जी 1916 को भारत में आए। उस समय कांग्रेस पर बाल गंगाधर तिलक का कब्जा था। उस बाल गंगाधर तिलक का, जिसके बारे में आप लोगों को केवल मात्र एक जानकारी है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, केवल इतनी ही जानकारी है। परंतु मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिक मीटिंग में यह स्टेटमेंट दिया है और यह स्टेटमेंट उनके केसरी नाम के पेपर में छपा है। क्या कहा था उन्होंने? कहा था कि तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है और कुनबी को, कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है और दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलाना है। एक एक जाति का नाम लेकर पब्लिक मीटिंग में, घर में नहीं, गुप्त मीटिंग में नहीं, पब्लिक मीटिंग में कहा।
अगर पब्लिक मीटिंग में ये कहा कि बैकवर्ड क्लासेस के लोग, अच्युतों का तो बाल गंगाधर तिलक ने नाम भी नहीं लिया। अच्युतों को तो वो नाम लेने लायक भी नहीं समझते थे कि इसका सालों का नाम लेना भी फालतू है। शायद बाल गंगाधर तिलक को लगता होगा कि अगर मैं अपने जबान में अच्युतों का नाम लूंगा तो मेरा जबान भी अपवित्र हो जाएगी। उन्होंने हमारा नाम, अच्युतों का नाम लेना भी गवारा नहीं समझा। मगर जिन बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, आज जिनको हम बैकवर्ड क्लास कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा ये वो वर्षन है। क्योंकि आप लोगों को केवल एक ही बात मालूम है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, इतना ही मालूम है। आप लोगों को ये मालूम नहीं है। क्या मालूम नहीं है कि ये उन्होंने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा। अगर ये कहा तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, ये स्टेटमेंट और जो मैं कह रहा हूं ये स्टेटमेंट अगर दोनों को मिलाकर एक जगह देख लो तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ बदल जाता है। इसका क्या अर्थ बदल जाता है? इसका अर्थ बदल जाता है स्वराज्य सवर्णों का अर्थात ब्राह्मणों का राज्य लाना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये उसका मीनिंग होता है। चीजों को संदर्भ में जोड़कर देखोगे तो शब्दों का शब्दार्थ अलग होता है और शब्दों का भावार्थ अलग होता है। इतिहास के साथ जोड़कर देखोगे तो उसका मीनिंग समझ में आता है, अर्थ समझ में आता है। इसलिए ये जो स्वराज्य का, और ये भी बड़ी अजीब बात है, ये जो स्वराज्य है जिसको बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी में होम रूल कहते थे, होम रूल। होम रूल का मतलब समझते हो? तो तिलक कहा करते थे, तिलक के शब्द है लिखे हुए रिकॉर्ड में कि देश में रानी का राज बना रहे, इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। महान देशभक्त हमारे ऊपर आरोप करते रहते हैं कि इन्होंने आजादी के आंदोलन में ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। उसके शब्द बता रहा हूं मैं आपको। देश में रानी का राज ही बना रहे, इसके लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, परंतु हमको भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है, थोड़ा शेयर हमको भी मिले। अगर थोड़ा हमको भी मिले, हाँ, ये होम रूल है। ये उसके होम रूल की व्याख्या है। हमारे लोग इतिहास को सही ढंग से पढ़ते नहीं है, ठीक से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। एक तो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं वो ठीक से समझते नहीं है, और जो समझते हैं वो लोगों को बताते नहीं है। बड़ा मामला फंसा हुआ है, सारा मामला फंसा हुआ है। क्योंकि बताने के लिए हौसला चाहिए, करेज चाहिए, और करेज जो है, जिसके पास कन्विक्शन नहीं है उसके पास करेज नहीं होता। करेज इधर उधर से नहीं आता, कन्विक्शन होता है, सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास, उसको कहते हैं कन्विक्शन। जिसका सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास होता है उसमें कन्विक्शन होता है, और जिसमें कन्विक्शन होता है उसमें करेज होता है, और जिसमें करेज होता है वो लोगों को सच बताते हैं और डरते नहीं है। क्योंकि सच बताना खतरा है, दुनिया में और कोई खतरा नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है सच बताना। क्योंकि जब सच बताओगे तो जो झूठ का फंदा जिन्होंने बना रखा है वो कटता है, और वो लोग सारे मिलकर आपके खिलाफ में आक्रमण करते हैं। इसके लिए वो आपस का बैर भी भूल जाते हैं और मिलकर आपके खिलाफ में आक्रमण करते हैं। बहुत खतरनाक बात है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा उसका जो मीनिंग है, तो स्वराज्य में सवर्णों का राज्य, ब्राह्मणों का राज्य, ब्राह्मणों का राज्य वो लाना चाहते थे। अगर इस बात को आप अपर्याप्त समझते हो तो और एक उदाहरण दूं। बाल गंगाधर तिलक मृत्यु शैया पर पड़े थे, मगर जान निकल नहीं रही थी बाहर। उनके मित्र लाल बाल पाल, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक कलकत्ता से दौड़े दौड़े बिपिन चंद्र पाल पूना आए। देखा बाल गंगाधर तिलक मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। उन्होंने देखा कि इसकी जान अटक हुई है, अटकी हुई है, निकल नहीं रही है।
मरने को है, मृत्युशैया पर है, मगर जान निकल नहीं रही है। अपने मित्र को इस तरह की हालत में देखते हुए उसको ये आया कि इसकी जान जल्दी निकलनी चाहिए। विपिन चंद्र पाल को लगा कि बाल गंगाधर तिलक की जान जल्दी निकल जाए तो उसको थोड़ा सा आराम हो जाए, ये बहुत दुख और तकलीफ में है। तो उसने बाल गंगाधर तिलक के नजदीक जाकर कहा, तिलक जी आप चिंता मत करो, आपके सपनों का भारत हम बना कर रहेंगे। कौन से सपनों का भारत? तो जो अर्धमूर्छित अवस्था में था, बाल गंगाधर तिलक अर्धमूर्छित अवस्था में था, पूर्ण जागृत नहीं था। तो उसने उठने के लिए इशारा किया, उसको उठ कर बिठाया गया। तो उसने कहा बिपिन चंद्र पाल को, तो क्या पेशवाओं का राज आएगा? जब आदमी शराब पीता है तो उसके दिमाग पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है। जब नियंत्रण नहीं रहता है तो जो उसको नहीं बोलना चाहिए वो भी वो बोल जाता है, जो सच छुपा हुआ है वो भी वो बोल देता है। इसी तरह से अर्धमूर्छित अवस्था में बाल गंगाधर तिलक थे। उनके दिमाग में एक बात थी कि अंग्रेजों ने पेशवाओं का राज समाप्त किया। आपके जानकारी के लिए बताऊं, ब्राह्मणों की जो बहुत सारी उपजातियां होती हैं, उसमें पेशवा जिस उपजाति के ब्राह्मण थे, उस उपजाति के तिलक ब्राह्मण थे। इसलिए अंग्रेजों ने पेशवाओं का राज खत्म कर दिया। इसका बाल गंगाधर तिलक को व्यक्तिगत रंज था। देश गुलाम हुआ, ये हुआ, इसका रंज नहीं था। ब्राह्मणों का राज खत्म किया, ये रंज था। व्यक्तिगत रंज था, जातिगत रंज था कि अंग्रेजों ने अपने जाति का राज लाया, हमारा राज नहीं लाया, हमारा राज खत्म कर दिया। वो तो जो महार सेना थी, उन्होंने ब्राह्मणों का बुड़खात पातर मराठी में हमारे कहा जाता है, खत्म कर दिया। जिनको उन्होंने छूने से इनकार कर दिया, अंग्रेजों ने उनको तलवार हाथ में थमाई, बंदूक हाथ में थमाए, जालों का जड़ समेत साफ कर दिया। आज भी पुणे के पास 22 किलोमीटर के अंतर पर जाओ, वो जहां लड़ाई हुई थी वहां अंग्रेजों ने स्मारक खड़ा रखा है महारों का, जो वहां लड़ते लड़ते मर गए और अंग्रेजों का राज स्थापित करने के लिए कामयाब हुए। हमें इस बात का गर्व नहीं है कि अंग्रेजों का राज उन्होंने स्थापित किया, हमें इस बात का गर्व है कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनको हमने सालों को मट्टी में मिला दिया। बाल गंगाधर तिलक उन पेशवाओं का राज लाना चाहते थे जिन पेशवाओं ने शूद्र, ओबीसी और अछूत जातियों के ऊपर कितना भयानक अन्याय किया। ये अन्याय की कहानियां धनंजय कीर का जो ज्योतिराव फुले का चरित्र है उसे आप पढ़ लो तो आपको पता चलेगा किस तरह का अन्याय उन्होंने किया। उन पेशवाओं का बाल गंगाधर तिलक पुनः राज स्थापन करना चाहते थे, इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि वो सब जनता का स्वराज्य का मतलब है सब लोगों का राज्य, बिल्कुल नहीं। सबका राज्य लाना उनका उद्देश्य नहीं था। स्वराज्य का मतलब है सबका राज नहीं, सवर्णों का राज्य स्थापित करना, यह स्वराज्य का अर्थ था। इसलिए उनकी लड़ाई थी। और ये मृत्युशैया पर पढ़े जो उनके मुंह से सच निकल गया, यह सिद्ध करता है कि आजादी का आंदोलन नहीं था। वो अपने जाति का वर्चस्व, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए शुरू किया गया आंदोलन था। इतना ही नहीं, तिलक की मृत्यु हुई 1920 को और गांधी जी कांग्रेस के नेता बने, तो गांधी जी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, मगर गांधी जी ने एक परिवर्तन किया। कांग्रेस पार्टी में सदस्य बनना आम आदमी के लिए संभव नहीं था। गांधी जी बड़े चतुर थे। गांधी जी ने आम आदमी को चवन्नी भरो और कांग्रेस का मेंबर हो जाओ, सबके लिए दरवाजे खोल दिए। चतुर था, होशियार था। क्या चतुराई थी गांधी जी में? गांधी ये जानते थे कि वह वर्ण व्यवस्था में तीसरे वर्ण के हैं, इसलिए 2 वर्ण के लोग उनके ऊपर है, और जो वर्ण के लोग उनके ऊपर है वो
उनके अनुयायी नहीं बन सकते। अनुयायी बनने का मतलब है नीचे लगना। गांधी जी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए गांधी जी ने अपना सबसे पहला अनुयायी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया, जो उसके नीचे था, शूद्र था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने शूद्र था, चौथे वर्ण का था, इसलिए अपने नीचे वर्ण के आदमी को गांधी जी ने अपना अनुयायी बनाया। अहमदाबाद में जाओ तो प्रदर्शनी लगी हुई है सरदार पटेल की, वहां एक फोटो और उसके नीचे लिखा हुआ है गांधी जी का स्टेटमेंट, यदि मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी मेरी मुलाकात नहीं हुई होती तो संभवतः आजादी का आंदोलन जीतने में मैं कामयाब नहीं होता। ये आकलन है गांधी जी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्व उस सेंटेंस में है। गांधी जी ने आम आदमी के लिए सदस्यता के दरवाजे खोल दिए। खोलने से सदस्यता नहीं बनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को गांव-गांव में, देहातों में, किसानों में इस आंदोलन को फैलाया और वो सदस्यता जो है उन्होंने करवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उन्होंने इस आंदोलन में बहुत बेहतरीन ढंग से उपयोग और प्रयोग किया। और जब समय आया, प्रधानमंत्री बनाने का समय आया, मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उनकी टर्म खत्म हो गई, दूसरा अध्यक्ष कांग्रेस का बनाने का मौका आया। गांधी जी कहा करते थे, मैं कांग्रेस पार्टी का चवन्नी का भी मेंबर नहीं हूं, मगर कांग्रेस का कोई भी काम गांधी जी के मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता था। कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुनना था, मीटिंग हो रही थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और गांधी जी के पास कागज पहुंचे। गांधी जी ने पढ़कर सुनाया कि हमारी कांग्रेस पार्टी की 14 शाखाएं देश में कार्यरत है, राज्य स्तर की, और सारे के सारे राज्य शाखाओं के लोगों ने मिलकर अनोनिमसली रिजोल्यूशन पास किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी ने रिजोल्यूशन पहले ही पास कर दिया था कि जो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। यह रिजोल्यूशन पहले ही पास हो गया था और 14 स्टेट के लोगों ने रिकमेंडेशन किया कि सरदार पटेल को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाए। इट मीन्स उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये रिजोल्यूशन की कॉपियां ये रिजोल्यूशन की कॉपियां गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पढ़कर सुनाई। तो इधर बाजू में जवाहरलाल जी बैठे थे, इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू की तरफ देखकर कहा कि 14 स्टेट के लोग अनोनिमसली सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सिंगल मेंबर जेबी कृपलानी, उनका प्रस्ताव आया, एक आदमी वर्किंग कमेटी का जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना चाहता, एक सिंगल। कितने लोकप्रिय थे जवाहरलाल जी, अंदाजा कर सकते हो आप। एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आदमी ने उनका नाम प्रपोज किया। ये बात गांधी जी ने वर्किंग कमेटी के सामने रखी और जवाहरलाल जी जो बाजू में बैठे थे उनको पूछा, जवाहरलाल जी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाहरलाल जी मौन हो गए। जवाहरलाल जी मौन हो गए। उन्होंने गांधी जी का ही हथियार, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन को गांधी जी ने हथियार बनाया था। जब गांधी जी को बोलना खतरनाक लगता था तब गांधी जी मौन धारण कर लेते थे, और जब बोलना होता था, मौन में भी बोलना होता था, तो वो स्लेट लेते थे और स्लेट पर चौक से लिखते थे कि मुझे कलम चाहिए, मुझे 2 गिलास पानी चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब ये तो भी बोलना ही हो ना, ढोंग था, पाखंड था।
मगर गांधी जी को लगता था कि अगर बोलना खतरनाक है तो मौन ठीक है, बोलना बंद। ये जो हथियार गांधी जी ने डेवलप किया था, इस हथियार का जवाहरलाल जी ने भी लोगा कि मुझे अब मौका आया है, मौन का उपयोग करना चाहिए। जवाहरलाल जी मौन हो गए। जवाहरलाल जी ने कुछ भी नहीं बोला और गांधी जी ने सब सुन लिया। आश्चर्य, जवाहरलाल जी कुछ भी नहीं बोले और गांधी जी ने सब कुछ सुन लिया। क्यों सुन लिया? क्योंकि गांधी जी का ये हथियार था, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन एक हथियार है। गांधी ने समझ लिया कि जवाहरलाल जी इससे सहमत नहीं है। उन्होंने कागज का एक चिट निकाला, उस पर लिखा कि सरदार तुम अपना नाम पीछे ले लो। सरदार को चिट दी, सरदार ने देखी, अपने पैकेट में रखी और अपना नाम उन्होंने विड्रॉल कर दिया। दो ही लोगों का नाम था। कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए केवल दो लोगों का नाम था। एक आदमी ने विड्रॉ किया अपने आप, जवाहरलाल नेहरू अनअपोज सिंगल समर्थन से, एक आदमी का समर्थन था केवल। और एक आदमी के समर्थक आदमी को गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया और प्रेसिडेंट बनते ही अपने आप जवाहरलाल जी देश का प्रधानमंत्री बन गए। गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ ऐसी धोखेबाजी क्यों की? गांधी जी के प्रपौत्र है राजमोहन गांधी, उन्होंने किताब लिखी सरदार पटेल की। सरदार पटेल एक समर्पित जीवन, समर्पण, राष्ट्र के लिए इन्होंने समर्पण किया। वाह, बराबर है, बहुत अच्छा है, सही कहा। तो वो राजमोहन गांधी ने कहा कि ये किताब और ये सत्य मैं उद्घाटन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी हुई, इसका मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी की। कौन कह रहा है? गांधी जी का प्रपौत्र, मैं और आप नहीं, गांधी जी का प्रपौत्र राजमोहन गांधी। ये गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी की और इसका मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। परंतु ये पश्चाताप करने वाले व्यक्ति ने भी आधा सत्य कहा। गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी की, ये सत्य 50% है। गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी क्यों की, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने केवल आधा सत्य कहा, आधा मैं पूरा कर देता। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनने दिया कि सरदार पटेल शूद्र थे। सरदार पटेल शूद्र थे, इसलिए सरदार पटेल को गांधी जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये क्या सिद्ध करता है? ये गांधी जी आर्य ब्राह्मणों का स्वराज्य चाहते थे, उनका वर्चस्व चाहते थे। उनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने ये किया, अनजाने में उन्होंने नहीं किया, योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने ये किया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके दो और उदाहरण हैं। क्योंकि आप लोग ये कह सकते हैं कि इसका कोई और कारण रहा होगा, ये कारण रहा होगा। मैं भी मान लेता अगर ये सिंगल उदाहरण होता, मगर ऐसे और दो उदाहरण हैं। इसलिए ये केवल अनजाने में नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए। गांधी जी ने उनको कहा चुनाव मत लड़ो। टंडन के विरोध में उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़े भारी मत से गांधी जी के ना कहने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट चुनकर आए और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट गांधी जी की इच्छा के विरोध में बने। गांधी जी को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हुआ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। दुनिया वाले कहते हैं गांधी जी बड़े डेमोक्रेटिक थे। बहुत डेमोक्रेटिक। अरे जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, सुभाष चंद्र बोस को इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, गांधी जी ने पहले दिन से उसको काम ही नहीं करने दिया और मजबूर होकर सुभाष चंद्र बोस ने मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंटशिप का इस्तीफा दे दिया। केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं, केवल प्रेसिडेंटशिप का नहीं, गांधी जी ने उसको मजबूर कर दिया, काम ही नहीं करने दिया। सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस ने केवल प्रेसिडेंटशिप का इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी का भी इस्तीफा दिया। और कौन सा संगठन बनाया?
फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका मीनिंग समझते हो? फॉरवर्ड ब्लॉक का हर चीज दुनिया में किसी न किसी संदर्भ में होती है। अगर सुभाष चंद्र बोस ने अपने संगठन का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा, फॉरवर्ड ब्लॉक, तो इसका मतलब है कोई न कोई बैकवर्ड ब्लॉक है, इसका मीनिंग संदर्भ है। तो किसको वो बैकवर्ड ब्लॉक कहना चाहते थे? जिस पार्टी को, जिस गांधी जी ने उसको छोड़ा, जिस गांधी जी ने उसको मजबूर कर दिया, उसको वो ये बैकवर्ड है, सनातनी है, ये ब्राह्मणवादी है, बैकवर्ड ब्लॉक, ये प्रगतिशील नहीं है, ये उसका मीनिंग होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम रखने का ऐतिहासिक संदर्भ है। उन्होंने अपने संगठन का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा क्योंकि कांग्रेस बैकवर्ड ब्लॉक, सनातनी ब्लॉक, ब्राह्मणवादी ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट से इस्तीफा देने के लिए गांधी जी ने क्यों मजबूर किया? सुभाष चंद्र बोस कायस्थ थे और वर्ण व्यवस्था में कायस्थ ब्राह्मण नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता, वैश्य नहीं होता, जो 3 वर्ण का नहीं होता वो अपने आप ही शूद्र होता है। सुभाष चंद्र बोस वर्ण व्यवस्था में 4थे वर्ण का था और इसलिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंटशिप से गांधी जी ने बुरी अपमानित करके उसको हटाया। ये उदाहरण केवल सरदार पटेल के साथ नहीं, ये उदाहरण सिद्ध करता है कि मैं कोई दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। ऐसे उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण से भी अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है तो मैं और तीसरा देना चाहता हूं। सीपीएन विराट की मंत्रिमंडल का गठन हुआ, बाला साहब खेर नाम का ब्राह्मण उसका मुख्यमंत्री बनाया गया। वो गांधी जी का परम भक्त था और उसने अपनी भोज नाम के एक अछूत को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। गांधी जी को पता चला तो उनके शरीर में आग लग गई। किसी ने ताली लगाई नहीं थी मगर आग जरूर लग गई और उन्होंने सरदार पटेल को इस जिम्मेवारी पर लगाया, जाओ बाला साहब खेर को उस मंत्री को मंत्रिमंडल से निकलवाने के लिए कहो। सरदार पटेल ने बाला साहब खेर को कहा उसको मंत्रिमंडल से निकालो। बाला साहब खेर ने पूछा क्यों? तो कारण बताएंगे तो उन्होंने कहा भी मैंने कोई कर्म न किया, मैं तो गांधी जी की सामाजिक न्याय की नीति पर अमल कर रहा हूं। तो गांधी जी ने उसको कहा गधे, ये मैं कहने के लिए कहता हूं, अमल करने के लिए मैंने कहा क्या? अब लोग कहने से ही बेवकूफ बनते हैं तो अमल करने की जरूरत है क्या? मैंने तो अमल करने के लिए नहीं कहा, क्यों अमल किया? उसने मानने से इनकार कर दिया। क्या निर्णय लिया गांधी जी ने? उसको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। क्या सिद्ध होता है? गांधी जी या आजादी का आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं, योजनाबद्ध तरीके से एक व्यूह रचना के तहत वो इस विषय पर काम कर रहे थे कि आजादी का जो आंदोलन है वो ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन होना चाहिए। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से गांधी जी काम कर रहे थे और यही वजह है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान सभा में नॉट ए सिंगल वन, एक भी आदमी को कांग्रेस पार्टी के तरफ से संविधान सभा में कांग्रेस ने भेजा। कांग्रेस ने एक भी अदर बैकवर्ड क्लास का आदमी संविधान सभा पर जाने नहीं दिया। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग गांधी जी को अपना मसीहा मानते थे, गांधी जी पर उन्होंने विश्वास किया। अगर विश्वास किया तो विश्वासघात नहीं होना चाहिए था। गांधी ने उनके साथ विश्वासघात किया। संविधान सभा में एक भी आदमी कांग्रेस की तरफ से ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन गांधी ने नहीं दिया। इसका परिणाम हुआ संविधान लिखने का जब काम शुरू हुआ तो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन संविधान सभा में न होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को अदर बैकवर्ड क्लासेस की लड़ाई संविधान सभा में, बाबा साहब अम्बेडकर को ओबीसी की लड़ाई संविधान सभा में लड़ी।
जिसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 340 आर्टिकल के तहत रिजर्वेशन का अधिकार अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उपलब्ध हो, इसके लिए प्रोविजन किया। अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ कांग्रेस के लोगों ने जो गद्दारी और धोखेबाजी और विश्वासघात किया, परिणाम क्या हुआ? 16 नवंबर 92 को रिजर्वेशन का अधिकार ओबीसी को मिला। 92 को ओबीसी को रिजर्वेशन का अधिकार मिला और 91 से एलपीजी शुरू हुआ। आरक्षण खत्म करने का कार्यक्रम 1 साल पहले शुरू हुआ और बाद में आरक्षण का अधिकार दिया। चालाकी, होशियारी। 91 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन शुरू किया और 92 16 नवंबर 92 को रिजर्वेशन का अधिकार ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और दिया। 17 अगस्त 1932 को अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिला, क्योंकि 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ और इस कम्युनल अवार्ड के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिला और 16 नवंबर 92 को ओबीसी को अधिकार मिला। 60 साल का अंतर है, ओबीसी को 60 साल बाद अधिकार मिला। ये परिणाम ओबीसी ने गांधी जी पर विश्वास किया और गांधी जी ने और कांग्रेस ने उनके साथ विश्वासघात किया। इसका परिणाम था। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि आजादी का आंदोलन योजनाबद्ध तरीके से सवर्णों का वर्चस्व, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए सुनियोजित तरीके से किया, योजनाबद्ध तरीके से किया। ये उदाहरण बात गवाह है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलते ही नहीं। आपको मालूम है संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। वर्मा जी यहां हाई कोर्ट के वकील हैं और उनको वो फंडामेंटल राइट को आधार लेकर ही केस उनकी खड़ी करते रहते हैं। मैं वकील नहीं हूं। ये फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण आजादी है, पूर्ण अधिकार है और ये अधिकार केवल मात्र अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं है और बोलने की पूरी आजादी है। कॉन्स्टिट्यूशन में बोलने की पूरी आजादी है, परंतु हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, नेता है, उन पर पाबंदी लगाई गई है। अगर बोलोगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपको बिल्कुल बोलना नहीं है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में हम कहते हैं कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट से हमने बहुत सी परंपराएं ली। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में व्हिप निकालने का पार्टियों को अधिकार नहीं है, मगर भारत के पार्लियामेंट में व्हिप निकालने का अधिकार है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, नहीं करेंगे तो ये होगा, वो होगा। पार्टी के नेताओं को यह अधिकार है और इस वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति के मेंबर पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट में अपना मुंह नहीं खोलते, बोलते नहीं है। अगर उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ना बोलने देने के लिए मजबूर किया, इसका मतलब है उन्होंने हमारे नेताओं को गुलाम बनाया। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप अपना नेता समझते हैं तो उन्होंने आपके नेताओं को गुलाम बनाया। अगर जो लोग 54 साल की आजादी में आपके नेताओं को गुलाम बना सकते हैं तो क्या ये आजादी आपकी आजादी है? नेताओं को आपको तो कुत्ता भी नहीं पूछता है। नेताओं की बोल रहा हूं मैं, आपको कौन पूछता है? नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। शरद पवार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपनी इच्छा से बोलता है, जेमिनी है, उनके मित्र है, जानते हैं। अपनी इच्छा से बोलने की इच्छा एक आध बार शरद पवार को हुई, एक आध बार हुई, कभी होती नहीं है मगर हुई। हुकी आई, हमारे मराठी में उसको हुकी आई बोलते हैं।
बोला तो उसका पत्ता ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी से साफ कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 18 लोगों में रिस्पेक्टेड व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग मैन, बोलने नहीं दिया। बोलने की आजादी, गुलामी किसको कहते हैं? जो तुम्हारा अधिकार है वो तुमको बोलने नहीं दिया जाता। गुलामी आखिरी है क्या? इससे प्रमाणित होता है आजादी का आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन नहीं है, उनके आजादी का आंदोलन है। जो अंग्रेजों के समय में जो ब्राह्मण, ये बात मैं आपको बताऊं, 81 में रामविलास पासवान 81 में हमारे चंडीगढ़ के अधिवेशन में आए, जो कि चंडीगढ़ के अधिवेशन में कर्पूरी ठाकुर को हमने चीफ गेस्ट बुलाया था और रामविलास पासवान को कर्पूरी ठाकुर ने टिकट देकर मेंबर पार्लियामेंट बनाया था। उस समय रामविलास पासवान 28 साल का लौंडा था। आपको शायद ये शब्द ठीक नहीं लगता हो मगर ये सच है। तो क्या कर रहा था उस समय मालूम है? 81 में वो कर्पूरी ठाकुर का झोला अपने साथ टांग कर आ रहा था पीछे पीछे। कर्पूरी ठाकुर का झोला समाजवादियों की एक पहचान हुआ करती थी, वो झोला रखा करते थे। वो झोला टांग कर उसका वाहक बना हुआ था पीछे पीछे 81 के चंडीगढ़ के अधिवेशन में। तो कर्पूरी ठाकुर को हमने बोलने के लिए दिया तो उन्होंने कहा मुझे भी थोड़ा सा 5-10 मिनट, चलो तुम भी बोलो। तो क्या कहा, रिकॉर्ड में है, हमारे छापा हुआ है। उन्होंने बामसेब के लोगों को अपील किया कि हम भी पॉलिटिकली बाउंडेड लेबर है, हमको भी आजाद करो। हमने छापा है, छपा हुआ है, 81 का हमारे पास ऑपरेशन इंडियन है, छपा हुआ है। हम भी पॉलिटिकली बाउंडेड लेबर है, हमको आजाद करो। उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि गुलामी में ब्राह्मण इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी बनने लायक नहीं थे। 14 अगस्त 1947 को 7 तक जो ब्राह्मण इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर बनने के लायक नहीं थे, वो 15 अगस्त को आईजी और डीआईजी बन गए। खास बात कही, वो 15 अगस्त को आईजी और डीआईजी बन गए। गुलामी में कायस्थ सबसे ज्यादा आईसीएस हुआ करते थे, क्योंकि वो रियली इंटेलिजेंस हुआ करते थे। तो अंग्रेजों के समय में भी वो आईसीएस हुआ करते थे। सबसे ज्यादा संख्या में आईसीएस कायस्थ हुआ करते थे, कायस्थ शुद्रा थे। मगर आजादी के अंदर क्या हुआ, जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी बनने के लायक नहीं थे अंग्रेजों के समय में, वो आजादी में आज 71% ब्यूरोक्रेसी में आईएएस आईपीएस लोग जो है वो ब्राह्मण है। क्या वो मेरिट की वजह से? मेरिट की वजह से नहीं, आजादी का आंदोलन ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन था। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने यह सारा कुछ किया। जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का काम करते रहे और अखबार वाले लिखते रहे कि जवाहरलाल जी बहुत प्रगतिशील है, बहुत लोकतांत्रिक है, सेकुलर है, बच्चों के चाचा है। न जाने साले हम उल्लू लोग, बेवकूफ लोग, गधे लोग क्या क्या जवाहरलाल को कहते रहते हैं। 3% ब्राह्मणों को अगर 60% टिकटें जवाहरलाल ने दी, 56% ब्राह्मण अगर उन्होंने चुनवा कर लाए, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता जवाहरलाल जी प्रगतिशील है, लोकतांत्रिक है, सेकुलर है, नहीं कहा जा सकता। मगर हम उल्लू लोग, हमको प्रचार माध्यमों ने ऐसी छाप बनाई है और ऐसी छाप बनाने का अभियान क्यों चलाया गया कि उसी समय छुप छुप कर जवाहरलाल जी ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन चला रहे थे। ये काम जवाहरलाल जी बड़े शांति से कर सके, इसलिए उनकी एक इमेज प्रचार माध्यमों के माध्यम से बनाई गई ताकि ये षड्यंत्रकारी काम को वो अंजाम दे सके। जब वो षड्यंत्र कर रहे थे तब वो देशभक्त है ऐसा प्रचार हो रहा था। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उस पर पार्लियामेंट में क्या स्टेटमेंट दिया कि बाबरी मस्जिद गिराया जाना, उस पर क्या स्टेटमेंट दिया आप जानते थे? राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण था। जब ये देशद्रोह करते हैं
तो उसको भी राष्ट्रभक्ति कहते हैं। तो ये जो षड्यंत्रकारी कार्य हो रहा था, उसी समय जो ये कार्य कर रहे थे, उसके लिए एक इमेज बनाने का कार्य चल रहा था, ताकि वो काम जो षड्यंत्रकारी काम है उसको अंजाम दिया जा सके। तो साथियों, आजादी का जो आंदोलन था, वो आजादी का आंदोलन नहीं था। ये ब्राह्मणों का आजादी के आंदोलन में वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन था। आखिरी उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जॉइंट इलेक्टोरेट में चुनाव लड़ना पड़ता है, और ये जॉइंट इलेक्टोरेट गांधी जी की वजह से हुआ। आप जानते हो ये जॉइंट इलेक्टोरेट का कितना भयानक परिणाम हुआ। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। सभ्य समाज बिल्कुल इस पर यकीन नहीं कर सकता, इतना भयानक परिणाम हुआ। दुनिया वाले ये कहते हैं, या दुनिया में जाकर हमारे देश के नेता कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और व्यवस्था के तहत निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं। वास्तव में अगर ऐसा हुआ होता तो हमें कोई एतराज नहीं था। अगर ऐसा हुआ होता, बिल्कुल हमें कोई एतराज नहीं था। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसा वो कहते हैं। दुनिया में जाकर, बाहर जाकर कहते हैं भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत हम जिनको चुनना चाहते हैं चुन नहीं सकते, और हम जिनको चुनना नहीं चाहते हम उनको हरा नहीं सकते। हम जिनको चुनना चाहते हैं उनको चुन नहीं सकते, हम जिनको हराना चाहते हैं हम उनको बिल्कुल हरा नहीं सकते। परिणाम हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में कहता हूं कि पूना पैक्ट ने यह परिणाम किया, और पूना पैक्ट डिसफ्रेंचाइज्ड अवर पीपल। पता नहीं हमारे लोगों को ये बात जो मैं कह रहा हूं समझ में भी आ रही या नहीं आ रही। कितनी भयानक बात है। लोकतंत्र एक आशा है, आम आदमी के लिए लोकतंत्र एक आशा है। वो ये आशा कर सकता है कि हमारे पास जो वोट का अधिकार है, इस वोट के अधिकार का उपयोग एक न एक दिन करके हम अपनी आजादी हासिल कर लेंगे, हक और अधिकार हासिल कर लेंगे, इसका उपयोग करेंगे और हासिल करेंगे। परंतु जॉइंट इलेक्टोरेट के माध्यम से उन्होंने क्या किया? पूना पैक्ट डिसफ्रेंचाइज्ड अवर पीपल। इसका मतलब है कि उन्होंने, संविधान ने तो हमको वोट का अधिकार दिया, मगर वोट का अधिकार प्रभावहीन बना दिया। डिसफ्रेंचाइज्ड, प्रभावहीन बना दिया। वोट को प्रभावी नहीं होने दिया जाता, मतलब हम जिसको चुनना चाहते हैं चुन नहीं सकते, जिसको नहीं चुनना चाहते हैं वही हमारा नेता बनता है, वही हमारा प्रतिनिधि बनता है। इसने हमारे वोट के अधिकार को खत्म कर दिया। केवल संविधान में ये लिखा हुआ है वोट का अधिकार, मगर उसको प्रभावी हम जैसा करना चाहते थे गांधी जी ने वो करने नहीं दिया, और डिसफ्रेंचाइज्ड कर दिया। और इस डिसफ्रेंचाइज ने इतना भयानक परिणाम ला दिया कि जो लोकतांत्रिक अधिकार जिस वोट के अधिकार पर खड़े हैं वो सारे के सारे प्रभावहीन बन गए। देश में संविधान लागू नहीं हुआ, उसके लिए जॉइंट इलेक्टोरेट जिम्मेवार है, जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए गांधी जी जिम्मेवार है, और गांधी जी इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो ब्राह्मण राज की स्थापना करना चाहते थे। आजादी का आंदोलन नहीं था, आर्य ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन था। इन सारे उदाहरणों से, सारी बातों से, सारे लॉजिक से यही प्रमाणित होता है कि आजादी का आंदोलन नहीं था, आर्य ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्थापित करने का आंदोलन था। साथियों, जो जानकारी, जो विश्लेषण, जो कंक्लूजन आपके सामने प्रस्तुत किया गया, इसके पहले इस तरह का मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई विश्लेषण, इस तरह की कोई जानकारी, इस तरह की कोई बातें हमारे पास, कोई लिटरेचर अवेलेबल हो, कोई साहित्य अवेलेबल हो। मेरे आज तक जानकारी में नहीं बात आई। इसलिए हमारे लोगों का मन और मस्तिष्क वो जो कह रहे हैं कि आजाद हुआ उन्हीं को मानते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि जब तक हमारे लोग ये मानते रहे कि देश आजाद हुआ,
तब तक हम अपने आजादी का आंदोलन शुरू नहीं कर सकते। जब तक वो ये नहीं मानेंगे कि हम आजाद हुए, और जिस दिन बोलेंगे कि हम आजाद नहीं हुए, उसी दिन से हमारे आजादी का आंदोलन शुरू हो सकता है। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है, इतना साधारण मामला नहीं है जिसको आप साधारण ढंग से मत लीजिए। इसलिए आप ध्यान से सुने, आपने ध्यान से सुना और इस बात को, इसके मंतव्य को, इसके अर्थ को, इसके आशय को, इसके संदेश को आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इतनी आशा करते हुए अपनी बात यहां समाप्त करता हूं। धन्यवाद।